नमस्कार साथियों, हम लोग चेतना के कवि, जनवादी कवि नागार्जुन के काव्य की मूल संवेदना पर चर्चा कर रहे हैं। नागार्जुन की कविता में व्यंग्य, विद्रोह और आक्रोश का स्वर निरंतर हमें दिखाई देता है और उनकी कविता में ये व्यंग्य का स्वर देख करके विश्वंभर मानव कहते हैं कि हरिश्चंद्र युग के कुछ साहित्यकारों को छोड़कर पिछले 50 वर्षों में नागार्जुन जैसा तीखी और सीधी चोट करने वाला व्यंग्यकार हमारे साहित्य में नहीं हुआ है। वस्तुतः उनके व्यंग्य में बेपर्दगी, करुणा, विनोदी वृत्ति, पैनापन और वक्रता का अद्भुत समीकरण है। उनके अधिकांश व्यंग्य एक सच्चे और जनहितैषी के व्यंग्य हैं। उनका पैनापन जनजीवन में व्याप्त व्यथा और तत्प्रेरित रिक्तता के कारण है। हम साहित्य में देखें तो सबसे अधिक व्यंग्य, स्पष्ट वक्ता, निर्भीकता हमें कबीर के काव्य में दिखाई देती है। कबीर अक्खड़ स्वभाव के थे, मस्त मौला थे। समाज में जहाँ कहीं भी विकृतियाँ, विसंगतियाँ देखी, जहाँ कहीं भी शासन व्यवस्था का अत्याचार देखा, तो वे निर्भीक रूप से अपनी बात रखते थे। वही स्वर हमें आगे चल कर के निराला में दिखाई देता है। निराला भी सामाजिक विकृतियों के प्रति, समाज के दोहरे चरित्र के प्रति व्यंग्य का भाव प्रस्तुत करते हैं। उनकी अनेक कविताएं हम देख सकते हैं और वही व्यंग्य का स्वर, वही बेपर्दगी, वही पैनापन, वही वक्रता हमें नागार्जुन में भी दिखाई देती है। नागार्जुन भी जैसे बाहर है वैसे ही भीतर से, उनका व्यक्तित्व अंदर बाहर से एक जैसा है। समाज की विकृतियों को देखकर, शासन व्यवस्था की विकृतियों को देख करके वे चुप नहीं रह पाते हैं। वे समझौतावादी, समन्वयवादी वृत्ति के कभी नहीं रहे हैं और उन्होंने निरंतर राजनीति पर, समाज की विसंगतियों पर, पूंजीपतियों पर व्यंग्य किए हैं और शासन व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य लगातार किए हैं। और जो समाज में जिस तरह से फैशन परस्ती बढ़ गई, उसको लेकर भी व्यंग्य करते हैं। तो उनकी व्यंग्य प्रधान अनेक कविताएं रही, जैसे राम राज्य कविता, प्रेत का बयान कविता, आए दिन बाहर के, महाप्रभु जानसन के प्रति, चंदन और पानी, दीपक और बाती, विज्ञापन सुंदरी, तालाब और मछलियाँ, सौंदर्य प्रतियोगिता, देवता और गंगा मैया। इस तरह से अनेक कविताएं हैं जिनमें उनका व्यंग्य का स्वर मुखरित हमें दिखाई देता है। राजनीति पर व्यंग्य करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जब सरकार द्वारा 5 वर्षीय योजना बनाई गई और 5 वर्षीय योजना 5-5 वर्षों के लिए जो बनाया गया, तो वो सब कागज़ों पर ही रह गया। व्यवहारिक स्तर पर वो निकल करके नहीं आया, तो उस पर व्यंग्य करते, उसकी क्रियान्विति पर, 5 वर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति पर व्यंग्य करते हुए नागार्जुन कहते हैं, आज़ादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल, 5 साल में फल निकलेंगे, रहे पंत जी झूला झूल। जो एक सपना देखा था कि आज़ादी के बाद सब बदल जाएगा, आज़ादी के बाद अपना साम्राज्य होगा, चारों ओर सुख समृद्धि रहेगी, तो वो 5 वर्षीय योजनाओं में ही सिमट कर रह गई। तो 5 साल में होंगे फूल, 5 साल में फल निकलेंगे, 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल। पूरा व्यंग्य है। कितनी ज़बरदस्त व्यंग्य की चोट है इनके, कि बस 5 साल तुम केवल उन योजनाओं के सपनों में ही खो, गम खाओ 10-15 साल। 10-15 साल तुम अपने जीवन को गम खा कर के चिंताओं में ही व्यतीत कर दो। अपने हाथों से झोंको यो आँखों में धूल। इस तरह से जो शासन व्यवस्था है
वे जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रही है। तो मुहावरों के माध्यम से, लाक्षणिकता के माध्यम से नागार्जुन जो है वो व्यंग्य का स्वर मुखरित करते हैं। इसी तरह से जो भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, अवसरवादी लोग हैं उन पर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य का स्वर हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के कवियों की कविताओं में दिखाई देता है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार पर अनेक व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी। भारतेंदु ने स्वयं एक चना जोर गरम करके कविता लिखी थी, जो उनके नुक्कड़ नाटकों में लगातार आती थी। चना जोर गरम कौन कौन खाए और उसका क्या क्या प्रभाव हो, ये पूरी चर्चा। फिर आगे फिल्म में गीत भी वही प्रस्तुत किया गया, तो प्रदीप ने गाया उस गीत को। तो वही चना जोर गरम को नागार्जुन अपने शब्दों में एक नया स्वर प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, चना है बना मसालेदार, खाइए भी तो यह सरकार, मिलेगा परमिट बारंबार, मिलेंगे सौदे सभी उधार, नया हो जाएगा घर बार, कि लद कर आवेगी कार। तो किस तरह से जो नौकरशाही है वो भ्रष्टाचार से युक्त हो चुकी है, किस तरह से अवसरवादी लोग जो हैं वो लाभ उठा रहे हैं। उनके घर में तो कारें भी पहुंच गई हैं, उनके घर में सब सुख समृद्धि आ गई है, उनको नए नए काम के लिए परमिट मिलते चले जा रहे हैं, और सामान्य जनता शोषित पीड़ित होकर के बीत रही है। उनका जीवन उसी तरह से ही त्रासदीपूर्ण रहा है। तो ऐसे अवसरवादी लोगों पर वे चना जोर गरम कविता के माध्यम से व्यंग्य करते हैं। इसी तरह से सर्वोदयवादियों पर उन्होंने व्यंग्य किया। जब बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है, तीन बंदर बापू की जो कविता है, कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। तो जो बुरा देखना मना है, बुरा सुनना मना है, बुरा बोलना मना है, तो वो जो बापू के बंदरों का जो आदर्श था, उनका क्या असर, किस तरह से वो अब समाज में परिवर्तित हो गया है, उस पर व्यंग्य करते हैं। कि अपने आप को ज्ञानी ध्यानी कहने वाले सचमुच जीवन दानी निकले। तो सर्वोदयवादियों पर व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षकों की दयनीय अवस्था पर व्यंग्य करते हैं। वे शिक्षक जो समाज के भाग्य निर्माता हैं, भविष्य निर्माता हैं, उनकी अपनी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। और शिक्षक भूख से पीड़ित होकर के, अकाल से पीड़ित होकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो एक कविता है इनकी, प्रेत का बयान, उस कविता में वो शिक्षकों की दयनीयता पर निरंतर व्यंग्य करते हैं कि ओरे प्रेत कड़क कर बोले, नरक के मालिक यमराज। कि जब एक शिक्षक की मृत्यु होती है और जब वो यमराज के पास जाता है तो वो उसको पूछता है, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से अकाल से। तो ये स्थिति थी कि लोग जो है उस समय भूख से, अकाल से पीड़ित होकर के मर रहे थे, परंतु व्यक्ति की ये विवशता थी कि वो ये कह भी नहीं पाता था कि वे भूख से मर रहा है। सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले ये प्राण, सहन नहीं कर सकी आंत पेचिश का हमला। तो आंतें इतनी कमज़ोर हो गई हैं भूख के कारण कि वो पेचिश का हमला भी सहन नहीं कर पाई हैं। तो ये शिक्षकों की दयनीय स्थिति पर व्यंग्य करते हुए नागार्जुन अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं, प्रेत का बयान। और उन्होंने राजनीति पर भी व्यंग्य किया। जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी निकट रहे, जवाहरलाल नेहरू से उनकी निरंतर भेंट भी होती रहती थी, वो विभिन्न अवसरों पर उन्हें आमंत्रित भी करते थे, परंतु जब वे कुछ अनुचित देखते थे तो उस पर बात करने में, उस पर कहने में संकोच भी नहीं करते थे।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और उनके आने के लिए पूरी तैयारियां, भव्य तैयारियां की गई, तो उन तैयारियों को देखते हुए नागार्जुन जो है उन पर व्यंग्य करते हैं। ये कहते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, अर्थात अपने सारे जो कुरीतियाँ हैं, हमारे जो अपने दोष हैं, जो समाज की वास्तविक स्थिति है, उसको तो ढक लेंगे और दिखावा करेंगे भव्यता का, समृद्धि का। तो ये सब हो रहा था। तो कथनी और करनी में जो अंतर था, शासन व्यवस्था द्वारा जो दिखावा किया जा रहा था, उस पर व्यंग्य करते हुए नागार्जुन कहते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तो इस तरह से सरमायादारों पर, जमींदारों पर, राजनीति पर, शासन व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर, विभिन्न अवसरों पर वे व्यंग्य करने से चूकते नहीं हैं। एक और हम देखते हैं, नागार्जुन का स्वर आक्रोश से संपन्न है, विद्रोह से युक्त है, व्यंग्य से युक्त है, और दूसरी ओर उनके भीतर एक संवेदना, एक रागात्मकता का स्वर भी है। उन्हें अपने जनपद से गहरा लगाव रहा है। मिथिला प्रदेश की मिट्टी से, वहाँ के खेतों से, वहाँ के पौधों से, फल फूलों से उनका बहुत लगाव रहा है। तो अपने जनपद की प्रति जो उनका लगाव था, वह भी उनकी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो वहाँ नागार्जुन का रागात्मकता का स्वर दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहासकार हुए डॉक्टर बच्चन सिंह, वे नागार्जुन की इस रागात्मकता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जनपद की प्रकृति और मौसम में तो उसकी संपूर्ण चेतना बसती है, या यूँ कहिए उसकी चेतना में जनपद अपने संपूर्ण भोलेपन और सौंदर्य में निवास करता है। तो जिस तरह से उन्होंने जनपद को एक जीवंतता प्रदान कर दी है, वे पाठकों को अपने साथ खेत की मेड़ों, कछारों, गेहूँ धान की सुनहली बालों, मौलश्री, कटहल के पेड़ों के बीच ले जाकर पूरे परिवेश को वंशी मादल के स्वरों से, किशोरियों के कोकिल कंठ से, बाल्य स्मृतियों से जोड़कर जीवन की अर्थवत्ता को आस्तिक बना देते हैं। तो इस तरह से जो नागार्जुन के भीतर बैठा हुआ एक संवेदनशील रागात्मकता से पूर्ण कवि मन है, वह भी उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। नागार्जुन पर्याप्त समय तक अपने गांव से, अपनी मिट्टी से दूर रहे, यायावरी वृत्ति के थे। श्रीलंका में, तिब्बत में लंबे समय तक रहे और प्रवास में रहते हुए उन्हें प्रवास जन्य स्मृतियाँ जो थी वह, और जो गांव की मिट्टी है, गांव के खेत हैं, वे उन्हें स्मरण आते हैं। अपने स्वजनों की स्मृतियाँ आती हैं, अपनी पत्नी की स्मृति आती है। तो उनको याद करते हुए वह सिंदूर तिलकित भाल इस कविता की रचना करते हैं, जिसमें वे अपनी पत्नी के प्रति अपने रागात्मक भाव को प्रस्तुत करते हैं, अपने स्वजनों के प्रति भी। सिंदूर तिलकित भाल में वो अपने स्वजनों को, अपने बंधु बांधवों को याद करते हुए कहते हैं, याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमरीय आंख, अमृतमय आंख, स्मृति विहंगम की कभी न थकने देती पांख। याद आता है मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। तो भले ही वो शहर में आकर रहे, भले ही वे शासन व्यवस्था के साथ भी जुड़े रहे, भले ही वे विदेशों में जाकर के घूम के आए, परंतु उन्हें अपने गांव की याद, गांव की स्मृति सदैव बनी रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं नागार्जुन का काव्य वैविध्य संपन्न है। उसमें अनेक स्वर,
अनेक स्वर दिखाई देते हैं और उनमें व्यापकता भी है। इसमें प्रकृति, मनुष्य, पशु, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, जीवन के मधुर कोमल पक्ष सभी को केंद्र में उन्होंने रखा है। प्रकृति का चित्रण करते हैं परंतु साथ ही मनुष्यों की प्रकृति का भी वर्णन करते हैं। इवन उन्होंने पशुओं के ऊपर भी कविताओं की रचना की है। अकाल और उसके बाद उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही जिसमें वो अकाल का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी दिखाई देते हैं। उनके प्रति भी उनके मन में संवेदना जागृत होती है कि अकाल के समय जो है किस तरह से छिपकली भी पेड़ पर जो है प्रतीक्षा करती रही। कुतिया, कानी कुतिया की बात करते हैं, बिच्छू की बात करते हैं, नेवला कविता उनकी देखें, मादा सुअर कविता उनकी देखें या जुगनू कविता देखें, तो इन्होंने उपेक्षित विषयों को, जिन पर किसी कवि का ध्यान नहीं जाता है, उनको भी अपना कविता का विषय बना करके उनके प्रति अपने कोमल भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी जो रागात्मकता से युक्त कविताएं हैं उनमें हम देख सकते हैं सिंदूर तिलकित भाल, तन गई रीढ़, एक फांक आँख एक फांक नाक, यह तुम थी, पिछली रात, ना आए रात भर मेल ट्रेन। इन कविताओं में उनकी संवेदना का हमें एक नया आयाम ही दिखाई देता है। इसी तरह से नागार्जुन ने प्रकृति प्रेम से संबंधित अनेक कविताओं की रचना की है। उन्हें अपना तरौनी ग्राम बड़ा याद रहा है, मिथिला जनपद से उनका गहरा लगाव रहा है, उसके प्रति रागात्मक संवेदना जुड़ी रही है। तो प्रकृति को केंद्र में रखते हुए उन्होंने प्रकृति संबंधी केवल कविताओं की रचना ही नहीं किया है, अपितु उन कविताओं में प्रकृति को एक जीवंतता प्रदान की है। ऐसे सुंदर प्रकृति के बिंब प्रस्तुत किए हैं, स्वतंत्र आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, वे अपने आप में अद्भुत है। जैसे उनकी बादल को घिरते देखा है कविता, बहुत प्रसिद्ध कविता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता है, और इस कविता में पूरी प्रकृति का एक साक्षात चित्र प्रस्तुत हो गया है। इस कविता की व्याख्या भी हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। ऐसे ही बड़ी सुंदर उनकी कविता है बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी लोक धुन में रचित कविता है। काली सप्तमी का चांद, झुक आए कजरारे मेघ, कोहरा क्या छाया, बसंत की अगवानी, शरद पूर्णिमा, नीम की टहनियाँ, कोयल आज बोली है, रजनीगंधा आदि अनेक कविताएं उनकी प्रकृति प्रेम संबंधी कविताएं हैं। और इन कविताओं में कवि की सहृदयता, उनकी सौंदर्याभिरुचि और उनकी विशिष्ट रागात्मक संवेदना विशेष रूप से देखने को मिलती है। बादल को घिरते देखा है कविता का एक छोटा सा परिच्छेद आपके सामने रखते हैं। अमल धमल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे, इसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों को गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जैसे मेघदूत की रचना कालिदास ने की, ऋतु संहार की रचना की कालिदास ने, और पूरा अपना प्रकृति प्रेम कालिदास की रचनाओं में दिखाई देता है। प्रकृति सजीव रूप में हमारे सामने आती है। उसी तरह से नागार्जुन भी अपनी कविताओं में प्रकृति के विविध बिंब प्रस्तुत करते हैं। नागार्जुन वास्तव में प्रकृति की राग चेतना के कवि रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की समस्त छवियों को आकर्षक, मनोहर और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर बिंब योजना है, चाहे हम रजनीगंधा उनकी कविता देखें, उनकी बादल को घिरते कविता देखें, उनकी ये शरद पूर्णिमा पर जो उन्होंने कविता लिखी थी, काली सप्तमी का चांद कविता लिखी थी, सब में बहुत सुंदर मनोहर बिंब उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो उनके जीवन बोध और कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं। इसी तरह से नागार्जुन ने एक और जहाँ प्रकृति प्रेम से संबंधित अनेक कविताओं की रचना की है,
वहीं उन्होंने कवि के भी जो भीतर रागानुभूति होती है, कवि के भीतर जो संवेदना है, वह अगर कविता में उसी रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाती तो कवि का कविता करना व्यर्थ है, वे कविता सतही कविता हो जाती है। तो नागार्जुन ये चाहते हैं कि जो समाज का वैषम्य है, जो समाज में घटित हो रहा है, उसको कवि पहले अपनी अनुभूति का, अपनी रागात्मकता का अंग बनाए और फिर उसे कविता के रूप में अभिव्यक्त करे, तभी वह कविता पाठक को, सहृदय पाठक को के जीवन का अंग बनती है, तभी वह उससे हृदयहारी बनती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की, कालिदास कविता, सच सच बताना कालिदास। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की, कालिदास ने मेघदूत की रचना की, कुमार संभव की रचना की। तो मेघदूत की कालिदास से वे प्रश्न करते हैं कि कालिदास तुम सच सच बताना कि जब तुमने मेघदूत का वर्ण करते हुए यक्ष के विरह को वर्णित किया, तो वो यक्ष का विरह क्या तुम्हारा विरह था? क्या तुमने अपने ही विरह को यक्ष के विरह के रूप में प्रस्तुत किया? तो प्रकृति की राग चेतना के कवि हैं, तो राग जो है पहले कवि के भीतर संवेदना के स्तर पर उभरता है। कवि की अनुभूति जब तक उससे प्रभावित नहीं होती, वो अभिव्यक्ति के स्तर पर सहजता, स्वाभाविकता नहीं आ पाती है। तो वो कहते हैं कि जो यक्ष का विरह था, क्या वे वास्तव में तुम्हारा विरह था? सच सच बताना कालिदास। इसी तरह से कालिदास ने कुमार संभव की रचना की। कुमार संभव की रचना, जो शिव पार्वती का संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र से राक्षस का वध करने के लिए जो पूरा एक पौराणिक प्रसंग है, उसको केंद्र में रखते हुए, और वहाँ जो अज का विलाप है, क्या रघुवंश में जो अज का विलाप है, तो क्या वे अज का विलाप तुम्हारा विलाप है? क्या तुम्हारी वो विरह वेदना है जो कविता के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, रघुवंश के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है? तो इस तरह से कवि की जो रागानुभूति है वो कविता के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। ऐसे ही उनकी हम कविता देखते हैं, गुलाबी चूड़ियाँ, वो भी उन नागार्जुन की रागात्मक संवेदना को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। एक ऐसे पिता की छवि का चित्र है जो ड्राइवर है, बस चला रहा है, और उसने अपनी बस में आगे 4 गुलाबी चूड़ियाँ टांग रखी हैं, और कवि उस बस में जब जाते हैं तो वो एक जिज्ञासावश सहज रूप में प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये किस लिए टांग रखी है। तो एक पिता अपनी पुत्री के प्रति कैसे वात्सल्य का भाव रखता है, ममता का भाव रखता है, और वह उससे कर्तव्य की याद दिलाता है कि बस की स्पीड बढ़ती है, बस तेज गति से चलती है तो चूड़ियाँ हिलने लगती हैं, और उसे अपनी नन्ही बिटिया की याद आ जाती है, और वो बस की गति कम कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बिटिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और वह संवेदना से युक्त हो जाता है और घर जाने के लिए अपनी गति, बस की गति कम कर देता है। तो वो गुलाबी चूड़ियों में जिस तरह से एक गहरी संवेदना उभर करके आई है, वह संवेदना कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में एक बिंब के रूप में प्रस्तुत कर दी है। नागार्जुन ने इसी तरह से अकाल और उसके बाद कविता, वह भी उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है। इस कविता में उन्होंने एक अकाल का यथार्थ चित्र और अकाल समाप्त होने के बाद जब घर में दाने आए और उसके बाद की जो स्थिति है उसका चित्र प्रस्तुत किया। तो नागार्जुन विविध विषयों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। एक और वे राजनीतिक व्यवस्था को केंद्र में लेते हैं, समाज की विकृतियों को केंद्र में लेते हैं, तो दूसरी ओर वे प्रकृति को अपनी कविता का केंद्र बनाते हैं। प्रकृति के भीतर जो जीवंतता है उसको प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने के लिए वे विभिन्न
बिंबों को तो लेते ही हैं, भाषा के भी विविध स्तर दिखाई देते हैं। कहीं वे लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिथिला के जब सुंदर मनोहर चित्रण प्रस्तुत करते हैं तो उनकी भाषा एक देशज भाषा से युक्त हो जाती है, और जब वो प्रकृति का चित्रण करते हैं तो उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली आ जाती है। जहाँ व्यंग्य के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा का तेवर भिन्न दिखाई देता है। तो इस तरह से भाषा के भी विविध तेवर हमें नागार्जुन की कविता में दिखाई देते हैं। नागार्जुन ने एक और हम देखते हैं कि कविता को विभिन्न स्तरों पर लिया ही है, वो उसमें लाक्षणिकता भी लेकर आते हैं। जो उनकी व्यंग्यमय कविताएं हैं उनमें वे मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, और उससे कविता की लाक्षणिकता बढ़ती है, व्यंग्यात्मक शक्ति बढ़ती है। तो वो मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, और कविता में संवेदना लाने के लिए विभिन्न चित्रों का बिंब प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरह से शिल्प की दृष्टि से हम देखें, भाव की दृष्टि से देखें, संवेदना के स्तर पर नागार्जुन की कविता अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें हमें विविध स्वर दिखाई देते हैं, और लोक चेतना का स्वर उसमें मुखरित है, जन चेतना का स्वर उसमें मुखरित है। नागार्जुन को इसकी चिंता नहीं है कि कोई उनकी कविता को लेकर क्या कहेगा, उसकी कविता की आलोचना जगत में क्या स्थिति रहेगी। वह जो मन में आता है, जो लोक रूप को वे देखते हैं, उसे अपनी वाणी में प्रस्तुत कर देते हैं, और इसीलिए वे अपने आप को पावन पावक प्रहरी कहते हैं, जन चेतना का सैनिक कह करके संबोधित करते हैं, और अपने आप को उद्गाता हूँ रवि का, इस तरह से रवि के उद्गाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमने नागार्जुन के काव्य की मूल संवेदना पर चर्चा की। उनकी कविताओं के विषय को लेकर, उनकी कविताओं की व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।